मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर हम लोगों का जो है वो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस चैप्टर से पीछे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, एक एक करके सारे चैप्टर के क्वेश्चन सारे बता दिए मैंने। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज जो हम लोग करने वाले हैं उससे पहले पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में कहा गया, इसमें प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके मानक रूप के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके रूप में मानक जो इसका रूप होता है उसके रूप में हम लोगों को इसमें लिखना है। तो देखिए यहाँ से समझिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो है ये इसका मानक रूप है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में इस सब के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करके मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दिया है। तो जाइए और देखिए वहां से। तो यहाँ देखिए ये होता है इसका मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर x का जो कोफिशियंट होता है, जैसे कि देखिए x का जो गुणांक होता है, गुणांक मतलब x में जो संख्या से गुना किया रहता है, तो वो यहाँ पर a है। उसके बाद फिर b का अगर बात करें, b का गुणांक का तो सॉरी y का गुणांक का तो ये b होता है। और उसके बाद जो बच जाता है पार्ट, जैसे कि ये देख सकते हैं बचा हुआ पार्ट जो हम लोग का अचर बच जाता है c, वो c का मान हो जाता, मतलब c बराबर उसका वो मान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स वाई मतलब ए बी सी के बारे में पता चल गया। देखिए यहाँ पर वही कहा गया ए बी सी का मान बताने के लिए। तो यहाँ से x का गुणांक a हो जाएगा, y का गुणांक जो है b हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो c हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी है, बस समझना है। अगर आप लोग पीछे दिए देखे होंगे वीडियो, जिससे मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में पूरा जानकारी दिया कि मतलब इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या जरूरी है और क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में जितना भी रिलेटेड जितना भी नोट्स पॉइंट थे मैंने सारे आप लोगों को बता दिए। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको मानक रूप यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से 2x प्लस 3y और ये जो है ना 4.37, इसको हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 4.37 और उसके बाद इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो बस ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इसका जो मानक रूप होता है उसके रूप में ये आ चुका है, जो कि आप लोगों को कहा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने के लिए। तो मैंने लिख दिया। उसके बाद इसमें कहा गया है प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को ए बी सी का मान बताना है। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर ए का मान क्या होता है, जो एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो ए का मान होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक्स में जो है वो 2 से गुना किया गया है। तो एक्स में 2 से गुना किया गया है, तो यहाँ से ए का मान 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे वाई का, तो वाई का जो वाई का कोफिशिएंट होता है, सॉरी बी, फिर b का अगर बात करेंगे तो जो y का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है वो b का मान। तो यहाँ से 3, क्योंकि y में 3 से गुना किया गया, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है वो c हो जाता है। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, माइनस में 4.37। देखिए माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि प्लस नहीं लिखते तो कोई बात नहीं। जैसे कि कोई भी संख्या जैसे लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि इसके पीछे में जैसे 2 लिखा हुआ है, हम लोग किसी चीज में इसको यूज कर रहे हैं, मान लेते कोई भी सवाल बनाने में इस 2 का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग अगर जब इसको लिखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए ये 2 का यूज करते हैं, यहाँ देखिए 2x प्लस 3y है और ये 2 जो है इसको हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस में ये 2 हो जाएगा। यानी इसके साथ इसके पीछे में अगर कुछ नहीं रहता है तो प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस नहीं लिखते हैं, समझ जाते हैं कि इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है। लेकिन अगर बात करें इस 2 का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग माइनस देके अगर जैसे कि करेंगे तो फिर माइनस हम लोग नहीं दे सकते हैं। प्लस छुपा हुआ रहता है, लेकिन माइनस जो होता है वो दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे माइनस है, क्योंकि माइनस प्लस दोनों बहुत मायने रखते हैं। उसके बारे में भी हम लोग अलग चर्चा करेंगे।
चलिए अगला जो हम लोगों का है वो, मुझे आशा है ये ए बी सी निकालने के बारे में समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले जब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को जब ये पढ़ेंगे ये लाइन कि प्रत्येक स्थिति में, देखिए प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करने के बारे में जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ ही होगा कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ए बी सी नजर नहीं आ रहा तो हम लोग ए बी सी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों का कंसेप्ट है वो, आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने सारे डॉट क्लियर किए हैं, तो जाइए वहां से देखकर सारे जितना भी कंसेप्ट है सबको नोट करके अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कीजिए। वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया इस सब के बारे में। तो चलिए अब मुझे यहाँ से आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर यहाँ पर है x-4 = √3y। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको मानक रूप यानी ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसको, तो यहाँ देखिए x - √3y - 4 = 0 ऐसे लिखेंगे। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x के बाद y लिख दिए और उसके बाद जो -4 था वो लिख दिए। और कुछ नहीं, क्योंकि सबसे पहले देखिए x वाला टर्म होता है, फिर y वाला, फिर c बचा हुआ जो होता है उसके बाद होता है। तो यहाँ से ये जो 4 यहाँ पर है ये c का मान है, यानी बचा हुआ जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है वो c होता है। तो वो ये 4 है, तो उसको हम लोग बाद में लिख दिए, पहले अक्षर वाला जो था पहले लिख दिए। तो यहाँ से √3y को साइड लेके आए तो ये माइनस में हो गया, -4 = 0। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर a का मान। तो a का मान x में कौन संख्या से गुना किया गया है, तो एक से गुना किया गया है, यानी 1 से। तो यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा। b का बात करेंगे तो -√3 हो जाएगा। c का बात करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है देखिए एक चीज समझाने का हम प्रयास करें, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि देखिए x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो x जो लिखा हुआ है तो ये x का जो गुणक का अगर बात करें, कोफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से x में कोनो संख्या से गुना, मतलब कोई भी इसका कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है दिया गया, तो इसका मतलब इस x में 1 से गुना किया गया। क्योंकि हम x में अगर 1 से मान लीजिए गुना कर ही देते हैं तो कुछ भी नहीं, प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुना करने पर कुछ नहीं होता, वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ लेना है, अगर जैसे कि x दिया गया है, इसका कोई भी कॉम्बिशिएंट नहीं है तो उसका a का मान 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से y का भी नहीं दिया रहेगा तो वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर b का मान y में -3 से गुना किया गया तो इसमें -3 हो जाएगा, c का मान -4। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दिक्कत आप लोगों को जरा सा भी नहीं हुआ होगा। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, करेंगे। चलिए नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे ही बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा मूव करना चाहेंगे हम ताकि आप लोगों को बता सके। चलिए तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आप लोगों का वो है 4 = 5x - 3y। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग अगर लिखेंगे मानक रूप यानी ax + by + c = 0 के फॉर्म में, यानी मानक रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से ये 5x - 3y और ये जो 4y प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये -4 और = 0 हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन होगा इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए 0 = इस 4 को इधर से डायरेक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ से ये 3y ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत की संभावना ही नहीं बन रही है, क्योंकि दिक्कत होने वाला कोई बात ही नहीं है। क्यों होगा दिक्कत, इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें दिक्कत क्यों होगा। चले यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इस 0 को इधर भी बराबर करके लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर y का अगर बात करेंगे तो, अरे यार y का अगर बात करेंगे तो -3, क्योंकि y में -3 से गुना किया गया तो y का कोफिशिएंट -3 हो जाएगा। फिर बचा क्या, तो c का मान -4। जो बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट जो बच जाता है पार्ट वो सी का मान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 2x तो उसके बाद देखिए 2x = y। तो यहाँ से ये 2x और ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर =
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे हम लोग। देखिए ये प्लस में वाई था, इधर लेके आ गए तो ये माइनस वाई हो गया, और फिर इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा तो वो जीरो हो गया। तो यहाँ से ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि वाई में कोई संख्या से गुना नहीं किया गया है, तो इसका मतलब 1 से गुना किया गया, और यहाँ पे माइनस है तो -1। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, सी। तो सी का मान क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सी का कुछ भी नहीं दिया गया तो सी का जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा दिया रहता है, जैसे कि एक्स दिया है और जो अचर उसका पार्ट जो सी का जो मान होता है वो दिया है, और वाई नहीं दिया गया, तो यहाँ से वाई का मान जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स का भी मान नहीं दिया गया तो वो जीरो हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर सी का मान नहीं दिया गया तो यहाँ पे सी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे आशा है समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसका वो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन दूसरा जो आप लोग क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कि जबरदस्ती वाला बात है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, लेकिन इसको कहा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है ये एक चर में रैखिक समीकरण है। अब इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, x बराबर क्या दिया गया है, -5। तो यहाँ से देखिए इसको बनाना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए कर देते हैं। यदि है x, उसके बाद प्लस 0 0 और इंटू, यानी 0 इंटू दिया गया, बीच में दशमलव नहीं, इंटू है, 0 गुना y है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस में माइनस में 5 है, इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखिए ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे x और y दोनों चर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, और उसके बाद ये -5 इधर लेके आ गए तो ये +5 हो गया, और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन के तैयार है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आया होगा। देखिए यहाँ से y को, देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 इंटू वाई दिए, यानी 0 गुना वाई, तो 0 में y से गुना करने पर 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर x प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो ये जो x प्लस 5 है, इसमें 0 से जो अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम लोग का जो पूर्व स्थिति है उसमें फिर से आ जाता है ये, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोगों को बनाने के लिए, तो इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के चक्कर में ऐसा करना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जब 0 को हम लोग ऐड करेंगे किसी भी संख्या में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा हम लोग कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 2 है, इसको भी दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी बराबर नहीं देते हैं ऐसे, तो यहाँ से देखिए तो देखिए यहाँ से इसको भी दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, और इसमें है y इक्वल टू 2 दिया गया। तो यहाँ से 0 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये प्लस में 2 है, इधर आएगा तो ये -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें एक चर x और दूसरा चर y है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये है तीसरा, 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 दिया गया। तो इसमें 2x, उसके बाद प्लस 0 इंटू वाई, उसके बाद प्लस में है रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3 और इक्वल टू 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन के तैयार है। इसी तरीके से बनाना है, जिसमें जो नहीं रहेगा डायरेक्ट उसका जो है ऐसे करके, जैसे कि इसमें x नहीं था तो हम लोग 0 इंटू एक्स दे दिए, y नहीं था तो 0 इंटू वाई दे दिए, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आ जाता है, और किसी भी संख्या में 0 ऐड करने पर संख्या ही आ जाता है, इसीलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। 4 नंबर आप लोग कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोगों को कितना आया। ठीक है, हम भी देखेंगे कि कौन कौन इसको ट्राई किए हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
वैसे ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा बनाने में, आप लोग बना लिए होंगे। बस समझना है कि इसको कैसे बनाना है, बाकी आप लोग खुद समझदार है, बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे क्वेश्चन 3 नंबर से करेंगे। धन्यवाद।